के लिए बिजनेस स्टडीज, वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बिजनेस स्टडी है, आज उनको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम, मतलब किस टाइप का पैटर्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, सभी के लिए सेम है, वही सबको 90 मिनट मिलेगा पेपर का, बाकी सब्जेक्ट की तरह, और अधिकतम 40 अंक चाहिए होंगे, अधिकतम 40 अंक ही है, और जो 40 में से 40 लाएगा इसका मतलब वो बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। सो आगे स्टार्ट करते हैं फटाक से। 3 खंड है और हर खंड में एक में 24 प्रश्न आ गए, इसमें से 20 करने हैं, फिर 24 प्रश्न आ गए, फिर 20 करने हैं, फिर 12 प्रश्न हुए, उसमें से हमें 10 करने हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि हमें कितना करना है, हमें सारे अटेम्प्ट करने हैं। सारे अटेम्प्ट करने से फायदा आपका ये होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। इवन आपके एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा करके आओ, नहीं है तो फिर आप 20-20 10 हिसाब से करके आना। ठीक है ना, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो पूरे के पूरे कितना मार्क्स दिलाएगा, कितना मार्क्स दिलाएगा 0.8, क्योंकि 60 क्वेश्चन है इस हिसाब से। ठीक है, पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच, ये जानना चाह रहे कि इनमें से कौन सा वो पेशा या वर्क है जिसके अंदर हमें कैपिटल की नीड नहीं होती। पेशा यानी कि प्रोफेशन बिल्कुल चाहिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, वहां पूंजी लगानी ही पड़ेगी। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, थर्ड आपका व्यवसाय, बिजनेस में भी चाहिए, व्यापार में भी चाहिए। लेकिन रोजगार में पैसा चाहिए होता है? बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। हम किसी कंपनी में गए, वहां हमने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हमने क्रैक कर लिया, हमें एम्प्लॉयमेंट मिल गई वहां की, तो क्या हमने उसके बदले पैसे दिए? नहीं दिए। हम अपनी वहां पे सर्विसेज देंगे, उसके बदले में हमें इनकम जनरेट होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का क्या उद्देश्य नहीं है। तो आपको क्या लगता है इनमें से क्या चीज हो सकती है जो बिजनेस का उद्देश्य नहीं हो सकता? सबसे पहली बात, लाभ बनाना, ये तो बिजनेस का उद्देश्य होता है, बिल्कुल होता है। ग्राहकों का निर्माण, ये भी बिजनेस का पर्पस होता है, क्योंकि बिजनेस ओपन इसलिए किया जाता है यार। और नवाचार, इनोवेशन हर कोई चाहता है अपने बिजनेस में, तो फिर क्या नहीं करता? उसका उद्देश्य निवेश करना नहीं होता, उसका उद्देश्य निवेश करना नहीं होता। वो बात अलग है कि कर देता है, लेकिन एक्चुअल में निवेश करना इसका पर्पस नहीं होता। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा व्यापार के लिए सहायक में शामिल नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, पशुपालन, बीमा, परिवहन, भंडारण। इसका जवाब तो कोई भी बच्चा सरलता से दे देगा, क्योंकि पशुपालन व्यापार में कहां से आ जाएगा, नहीं आएगा ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ में क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक संगठन बनाना सबसे कठिन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म। और आपके ऑप्शन है एकल स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, बी संयुक्त हिंदू परिवार यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली, सी सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर डी साझेदारी पार्टनरशिप। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा बनाना सबसे मुश्किल है? ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम सहकारी समिति की बात करते हैं तो उसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, स्वेच्छा से वो जुड़ते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, और यहाँ पर लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता। इसलिए सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना मुश्किल काम होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले चलते हैं हम पांचवें प्रश्न की तरफ। ये क्या कह रहा है, एक कंपनी की पूंजी को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड। ये जो बच्चा अकाउंट्स पढ़ रहा है ना, उसके लिए इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। तो आप बताओ, जो कंपनी की पूंजी को बहुत सारे भाग में डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक पार्ट को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है यानी कि अंश, डिविडेंड कहा जाता है यानी कि लाभांश, प्रॉफिट कहा जाता है, या फिर इंटरेस्ट कहा जाता है। बहुत सिंपल है, जब भी हम कैपिटल की किसी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो वो आपका शेयर होता है। आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा ना, आज इस कंपनी के शेयर इतने बढ़ गए, तो कंपनी के कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कि कुल कहते हैं कि मैंने इस कंपनी के इतने शेयर खरीदे, इतने परचेज किए या इतने बेच दिए, तो वो शेयर होते हैं जो कंपनी कैपिटल डिवाइड करती है। ठीक है,
ताकि हिस्सेदारी ली जा सके उस कंपनी के अंदर। छठा, वह संरचना जिसमें कानून के अनुसार स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण होता है कहलाती है। पृथक्करण का मतलब हो गया उसका सेपरेशन, ऑनरशिप का और मैनेजमेंट का। तो वो क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। मतलब इसमें ऑनरशिप अलग कर दिया और मैनेजमेंट को अलग रखा। मैनेजमेंट का जैसे मैनेजमेंट है मतलब उस कंपनी को जो मैनेज कर रहा है वो कोई और है, लेकिन जो उसका मालिक है वो कोई और है। तो ऐसा किसमें पॉसिबल होता है? कंपनी के अंदर या सभी व्यावसायिक संगठन जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट है या संगठन है, वो पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? बहुत सिंपल है। आपने अभी सुना होगा क्या कहते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर के बारे में सुना होगा कि जो इसके पहले सीईओ थे, जो कि मालिक थे, जिन्होंने खोज की थी ट्विटर की, अब वो उस पद से हट चुके हैं। पराग अग्रवाल उसके सीईओ बन चुके हैं, जबकि उसने खोज नहीं की थी। मतलब ट्विटर को बनाया किसी और ने, लेकिन अब उसको चला कौन रहा है? उस कंपनी में बहुत सालों से अपना काम, अपनी सर्विसेज देने वाला बंदा जो भारत का है, जिनका नाम है पराग अग्रवाल। तो यहां पर स्वामित्व अलग हो गया और मैनेजमेंट अलग हो गया। तो ऐसा पॉसिबल होता है आपकी कंपनी में, ठीक है ना। मैं आपको साथ साथ में ये भी इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए आपके पास, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो कहां थे हम? 7वां प्रश्न कर रहे थे हम। 7वां क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक निरंतरता की सबसे बड़ी डिग्री प्रदान करता है। अ डैश प्रोवाइड्स फॉर द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब वो क्या है आपका? जनरल पार्टनरशिप यानी कि सामान्य साझेदारी, या फिर आपका संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर, या फिर सी निगम कॉर्पोरेशन, या फिर डी एकल स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका निगम यानी कि कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक निगम निरंतरता की सबसे बड़ी डिग्री प्रदान करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 8वें पर। यह कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम किसके स्वामित्व में है? सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, पब्लिक सेक्टर की बात करें, उसके जो उद्यम एंटरप्राइजेस वो किसके स्वामित्व में है? संयुक्त हिंदू परिवार के यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली, बी गवर्नमेंट, सी विदेशी कंपनी का यानी कि जो फॉरेन कंपनियां होती हैं, और डी आपकी निजी उद्यम यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरकार। जब भी पब्लिक सेक्टर की बात करें ना, तो पब्लिक सेक्टर का जो एंटरप्राइजेस का ओन होता है, जो मालिक होते हैं, वो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नवा, एक सरकारी कंपनी के अंश में निम्नलिखित में से किसके नाम से खरीदे जाते हैं? भारत सरकार, बी भारत के राष्ट्रपति, सी राज्य का मुख्यमंत्री जहां कंपनी का प्रधान कार्यालय स्थित है, या फिर डी कंपनी के प्रबंध निदेशक। क्वेश्चन क्या समझो इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को समझोगे तो ही सही से आंसर दे पाओगे। द शेयर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है उसकी शेयर की बात कर रहे हैं, आर परचेज इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किसके नाम पर खरीदी जाती है? गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर होते हैं वो किसके नाम पर खरीदी जाती है? और आपके ऑप्शन है इंडियन गवर्नमेंट के, या भारत के राष्ट्रपति के नाम पर, या फिर चीफ मिनिस्टर के नाम पर, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम पर उस कंपनी के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम बच्चों को ये बातें पता होंगी कि जितनी भी अपनी गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, जो शेयर होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर परचेज की जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाक से। 10वां, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस उद्यम का वित्त पोषण सीधे सरकारी खजाने से आता है और सरकार के बजट से वार्षिक विनियोग के तहत होता है, और इसके द्वारा अर्जित राजस्व का भुगतान भी राजकोष में ही किया जाता है? अब जो फंडिंग है, ठीक है, वो डायरेक्टली कहां से आती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से, जो सरकारी खजाने होते हैं ना, वहां से आती है। इज एन अंडर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट of the government and the revenue earned by it also paid into the treasury, यानी कि जो भी राजस्व का भुगतान किया जाता है तो राजकोष में, गवर्नमेंट का जो राजकोष होता है उसी में से चीज का भुगतान किया जाता है। तो इनमें से किसका, वो कौन सा उद्यम है जिसके साथ ये सारी क्रियाएं होती हैं? आपके ऑप्शन है, देखिए हिंदी में है आपका विभागीय उपक्रम जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बी आपका वैधानिक नियम यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सी आपका गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी, और डी आपका सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर
ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी कि जो विभागीय उपक्रम है सरकार के, उस विभागीय उपक्रम का जितना भी खर्चा आता है, बजट होता है, भुगतान होता है, वो राजकोष से ही किया जाता है गवर्नमेंट की। ठीक है, और राजकोष भरता है कैसे? तो गवर्नमेंट की जितनी कंपनियां से हैं और जिससे लोगों के टैक्स से अलग अलग प्रकार के, तो इस तरीके से गवर्नमेंट का जो राजकोष है वो भरता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन बढ़ते फटाक से। वैधानिक निगमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जो ट्रू है हमें वो बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है हमारे पास वैधानिक निगम सार्वजनिक उद्यम है जो संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आते हैं। वैधानिक निगम सार्वजनिक निगम की बात कर रहा है। बी क्या कह रहा है? संविधिक निगम उसी लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन है जो सरकारी विभागों पर लागू होते हैं। सी है वैधानिक निगमों को सीधे सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया जाता है। काफी हद तक ये बात सही भी लग रही है। और डी कह रहा है वैधानिक निगमों के कर्मचारी सिविल सेवक हैं। ये बात भी सही कह रहा है, सही कह रहा है ना ये बात भी, कि वैधानिक निगमों के कर्मचारी सिविल सेवक हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी चीजों को जो पार्ट होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे हमारे सिविल सेवक भी हैं, वो और दूसरे इंप्लॉइज भी होते हैं। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये ऑप्शन नंबर ए वैधानिक निगम सार्वजनिक उद्यम है, ये बिल्कुल सत्य है और इस संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा ही अस्तित्व में आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11वें का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। 12वां करते हैं, सांविधिक निगम क्या है? अब बच्चों ने पढ़ रखा होगा बिजनेस स्टडीज, तो ऑब्वियस सी बात है झटके में जवाब देते हैं कि सांविधिक निगम क्या है। मैं इसका जवाब बता देता हूँ डायरेक्टली। इसका सही जवाब है आपका ये सार्वजनिक उद्यम है। ठीक है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है। ठीक है। 13वां, निम्नलिखित में से कौन बीमा का कार्य नहीं है, यानी जो बीमा नहीं करती है? पहला है जोखिम साझा करना। ठीक है, दूसरा है पूंजी निर्माण में सहायता करना, धन उधार देना, या डी उपरोक्त सभी। सिंपल सी बात है, हम बीमा की बात कर रहे हैं ना, तो जब भी इंश्योरेंस की बात किया तो इंश्योरेंस पैसा देता नहीं है, वो तो लेता है लोगों से अलग अलग इंश्योरेंस करवा के। कार का इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट का हो गया, घर का हो गया, लाइफ का हो गया, अलग अलग चीजों का हो गया, तो लोगों से पैसा लेती है। लेकिन वो जोखिम जब हो जाता है तब जाके पैसा देती है। तो ये उधार देने का काम नहीं करती कभी भी, ये लोन नहीं देती, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये नहीं करती। तो इसने क्या पूछा था? जो नहीं है, तो वो नहीं है सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। 14वां, किस प्रकार की बीमा में हानि को मापा जा सकता है? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, या बी और सी दोनों? सिंपल सी बात है, जीवन बीमा में हानि को नहीं मापा जा सकता। बंदे का जीवन ही चला गया है तो सब कुछ खत्म ही हो गया ना उसके साथ तो। लेकिन अगर आग लग जाती है किसी चीज में तो हम बता सकते हैं हाँ मेरा माल इतना था, इतने में आग लगी तो इतना नुकसान हुआ। समुद्री बीमा, समुद्र में भी अगर कोई तूफान वगैरह आ जाता है या फिर नाव वो पलट जाती है तो माल से पता लग सकता है कि इतना माल था, इतना माल डूब गया, मतलब वो उतना नुकसान हो गया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 15वां, भारत में बीमा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कौन बताएगा इसका आंसर? बहुत सिंपल है, 1938 में भारत में बीमा अधिनियम पारित किया गया था। इंश्योरेंस एक्ट कहते हैं। जब भी आपसे पूछना इंश्योरेंस एक्ट तो 1938 आएगा। ठीक है। 16वां, यह एक प्रकार का सामान्य बीमा नहीं है। वो कौन सा है? समुद्री बीमा, निष्ठा बीमा, अग्नि बीमा या जीवन बीमा? ये तीनों के तीनों हमारी सामान्य बीमा है, लेकिन जीवन बीमा हमारी सामान्य बीमा नहीं है क्योंकि हमारी जीवन से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी 16वें का सही जवाब हो जाएगा। 17वां क्या कह रहा है? कौन सी सेवा नहीं है? बाल काटना, परिवहन, पुस्तक या मनोरंजन? इसका जवाब कौन देगा? बाल काटना भी एक सर्विस है, ध्यान रखिएगा। वो सेवा दे रहा है एक बंदा जो आपके बाल काटता है। परिवहन भी, पुस्तक कोई सेवा नहीं है। पुस्तक के अंदर छिपी बहुत सारी चीजें वो ज्ञान है, वो सेवा नहीं है। मनोरंजन भी एक तरीके से सेवा जो आपको देता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 17वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18वां क्या कह रहे हैं? कंपनी के कॉल सेंटर में एक ग्राहक द्वारा दर्ज की गई शिकायत ई बिजनेस लेन देन का डैश का प्रकार है। तो क्या कहलाती है? मतलब एक कंपनी है, अब एक ग्राहक को कोई प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने कॉल सेंटर में कॉल किया। तो जो ई बिजनेस है आपका, वो किस प्रकार का लेन देन का प्रकार है ये जानना चाहता है। ये सी टू बी कॉमर्स है, कस्टमर टू बिजनेस, या बिजनेस टू कस्टमर, या इंट्रा बी यानी कि बी कस्टमर, और या फिर सी टू सी यानी कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। तो इसमें से क्या जवाब सही है? बहुत सिंपल है,
कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है, कस्टमर टू बिजनेस यानी कि C2B कॉमर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 19वां, ई व्यवसाय के भुगतान तंत्र में शामिल है डिलीवरी का नगद, नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड या फिर उपरोक्त सभी। तो बहुत सिंपल है, जब भी ई व्यवसाय की बात करें तो उसमें हम पेमेंट हर एक पॉसिबल तरीके से कर सकते हैं। हम COD भी कर सकते हैं, घर पे आएगा डिलीवरी तब भी दे सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वो सारे सवाल हमारे सही हैं एकदम। बेसा क्या कह रहा है, ग्राहक डैश का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो क्या है, B2B कॉमर्स है, B2C कॉमर्स है, C2C कॉमर्स है या फिर डी इंट्रा बी कॉमर्स है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, C2C कॉमर्स, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। C2C के जरिए हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। 21वां, निम्नलिखित में से कौन निवेशकों के प्रति व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। आपके ऑप्शन है, ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है कि इनमें से कौन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी बिजनेस की टुवर्ड्स इन्वेस्टर की तरफ, पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, या फिर बी टू एंश्योर प्रॉपर डिविडेंड यानी कि लाभांश उनको प्रॉपर मिले, या फिर सी टू एंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल यानी पूंजी का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, या फिर डी टू गिव एप्रोप्रिएट सैलरी उचित वेतन देने के लिए। तो इन्वेस्टर को तो वेतन मिलता नहीं है, उनको प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। सैलरी उसको दी जाती है जो उस कंपनी में काम कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है 8 घंटे लगातार, लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, वो काम तो नहीं कर रहा है, उसका काम कौन कर रहा है, उसका पैसा काम कर रहा है, तो उसके बदले उसको प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड कंपनी पर डिपेंड करता है वो किसको देना चाहती है, कितना देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, ठीक है। खैर इसका आंसर जानते हैं। 21वीं का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू गिव अप्रोप्रिएट सैलरी। ये क्या है, उसने बोला नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि सैलरी नहीं देती है, इसलिए टू गिव अप्रोप्रिएट सैलरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसने नहीं पूछा था, अगर हाँ पूछता ना तो फिर ये तीनों सही जवाब हो जाते हैं हमारे। 22वां क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकों की कर्मचारियों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। स्वच्छ कार्य वातावरण प्रदान करना, सेवा की सुरक्षा देना, प्रोत्साहन देने वाली प्रणाली को अपनाना, या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये सारी चीजें करनी पड़ती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है यार, हम समाज में रह रहे हैं, समाज को अगर लौटाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत किसी होगी, हमें स्वयं होगी, क्योंकि हम भी उस समाज के ही नागरिक हैं। कंपनियों की सामाजिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, सामाजिक रूप से सोशल रूप से किसके प्रति वो जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्राहक के प्रति, निवेशक के प्रति, समाज के प्रति, या फिर इनमें से सभी के प्रति। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राहक के प्रति भी रहती है, निवेशक के प्रति भी रहती है और समाज के प्रति भी रहती है, तो इसलिए उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 क्या कह रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण किसके प्रयासों से सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। हमें क्या करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर रहा है, तो वो किसकी हेल्प से किया जा सकता है, बिजनेस पीपल के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, या उपरोक्त सभी। इसका जवाब भी मेरे ख्याल से हर बच्चा दे देगा, क्योंकि सभी का योगदान महत्वपूर्ण होता है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन बी आ गया हमारे बच्चों, चलो इसको भी करते हैं धड़ाधड़ और अच्छे से समझते हैं इसको भी। कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी एक प्रकार का व्यावसायिक जोखिम है। कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी की बात करा, वो कौन सा है, मानवीय है, प्राकृतिक है, आर्थिक है, या फिर उपरोक्त सभी। प्राकृतिक तो हो नहीं सकता क्योंकि मानव ने किया है, प्राकृतिक ने नहीं किया तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आर्थिक हो सकता है क्योंकि पैसों से संबंधित है ना। और ऑप्शन ए है हमारा मानवीय, क्योंकि मानव ने किया है। तो इस हिसाब से क्या लगता है आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल है, क्योंकि मानव ने किया है ना, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी मानवीय ही कहलाएगा। तो मानवीय व्यावसायिक जोखिम कहलाएगा, ह्यूमन बिजनेस रिस्क कहलाएगा। 26वां, आचार संहिता जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, वो मौजूद है, किस में मौजूद है, व्यापार में, पेशा में, रोजगार में, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब भी हर कोई बच्चा दे देगा, बिल्कुल दे देगा, क्योंकि जो आचार संहिता है जिसमें मर्यादा होती है कि आप इस मर्यादा के अंदर ही चीजों के रह सकते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अंदर ही वो कोई भी कार्य कर सकता है। बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उस पर लगाम लगा दिया जाएगा और उससे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पेशा, प्रोफेशन के अंदर सबसे ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट का यूज किया जाता है। 27वां, अधिक उपयोगी उत्पादों के उत्पादन के लिए किन उद्योगों में कई कच्चे माल को मिलाया जाता है। ये क्या कह रहे हैं, हम उपयोगी उत्पाद को बढ़ाना चाहते हैं अधिक, ज्यादा से ज्यादा, तो उस उद्योगों में कई कच्चे माल में क्या मिलाया जाता है, कृत्रिम उद्योग में,
सम्मिलित उद्योग है, जननिक उद्योग है या प्राथमिक उद्योग है? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम उद्योग। कृत्रिम उद्योग इसलिए क्योंकि इसमें इंसान खुद ही सारी चीजें करने का कार्य करता है, इंसान ही बनाता है, इसलिए सिंथेटिकली इंडस्ट्री के अंदर ही चीजों को मिलाया जाता है, बढ़ाने की कोशिश किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमारा आए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन है? जो सही है हम उस पर टिक लगाना है। क्या कह रहा है? पहला, वाणिज्य का क्षेत्र व्यवसाय की तुलना में संकीर्ण है, यानी कि स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरोअर, नैरोअर का मतलब होता है छोटा, देन बिजनेस। बी, वाणिज्य में व्यापार और व्यापार के लिए सहायक शामिल है, यानी कि कॉमर्स के अंदर हमारा ट्रेड और ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड दोनों इंक्लूडेड है। थर्ड है, आंतरिक व्यापार एक ही देश के व्यापारियों द्वारा खरीद और बिक्री है, यानी जो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है ना, वो परचेज और सेल होता है ट्रेडर ऑफ द सेम कंट्री, मतलब भारत का है तो भारत के अंदर ही हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर इनमें से सभी के सभी हमारे करेक्ट हैं। तो इसका सही जवाब आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि सारे के सारे हमारे एक्यूरेट हैं, सही हैं। निष्कर्षण उद्योग कौन सा है? विच इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? भवन निर्माण, वृक्षारोपण, माइनिंग यानी कि खनन, या फिर कपड़ा या टेक्सटाइल? तो बहुत सिंपल, इसका जवाब मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे दे देंगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। तो जब भी निष्कर्षण की बात करें ना, एक्सट्रैक्टिव, निष्कर्षण का मतलब देखो निकालने की चीजों से संबंधित होना। तो खनन में माइनिंग होते हैं, चीजों को निकालते हैं, खोदते हैं, फिर चीजों को निकालते हैं। तो माइनिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 29 का सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तीसरा चलते हैं, सेवा उद्योग कौन सा है? चीनी, सीमेंट, पोल्ट्री फार्म, बैंकिंग? कोई भी बता देगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बैंकिंग हमारे क्या है? सर्विस इंडस्ट्री है ना, ठीक है। 31 पे चलते हैं, एक कंपनी में एक अंशधारक का दायित्व है, मतलब एक कंपनी है, उसका एक शेयर होल्डर है। अब उसकी क्या लायबिलिटी है उस कंपनी के प्रति? असीमित लायबिलिटी होगी, सीमित, असीमित का मतलब हो गया अनलिमिटेड, या फिर लिमिटेड, या फिर मे बी लिमिटेड और लिमिटेड दोनों हो सकती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। इसके अंदर जो लायबिलिटी होती है इसकी सीमित होती है, असीमित नहीं होती। 32वां, अब हमारे पास क्या दे रखे हैं? दो स्टेटमेंट दे रखी है, उस दो स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बेस पर आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एकल स्वामी का मतलब एक ऐसा संगठन है जिसमें केवल एक व्यवसाय का मालिक होता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें केवल एक ही मालिक होता है। सेकंड कह रहा है, वह स्वयं प्रबंधन करता है, मतलब खुद ही उसको मैनेज करता है, और लाभ प्रॉफिट जो कुछ भी होता है उसको ही देखना पड़ता है। तो अब बोल रहा है कि क्या कथन एक सही है, दो गलत है, या फिर कथन दो सही है, पहला गलत है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों के दोनों गलत है? तो क्या लगता है बच्चों, हमने इससे समझ लिया कि ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक सोल प्रोप्राइटर है, वही उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करता है, वही उसको मैनेज करता है, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है सब कुछ वो ही देखता है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों कथन हमारे सही हैं, वही मालिक होता है, वही प्रॉफिट लॉस दोनों को वहन करता है, ठीक है। 33वां, ऐसी संस्थाएं सदस्यों के साहूकारों द्वारा शोषण से बचाती हैं। ऐसी संस्थाएं, सच सोसाइटी प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर, यानी कि जो साहूकारों द्वारा शोषण करती हैं उनसे ये संस्थाएं बचाने का कार्य करती हैं। तो उनमें से कौन सी संस्थाएं? उपभोक्ता सहकारी समितियां यानी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन इनमें से कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमें ये बताने, कंज्यूमर की है, प्रोड्यूसर की है, मार्केटिंग की है, या फिर क्रेडिट की है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्रेडिट का मतलब होता है उधार देना। तो साहूकारों से लोग ना लेकर के क्रेडिट सहकारी समितियों से लोग लोन लेंगे और कम ब्याज पर लेंगे, इससे दबाव भी नहीं रहता उनके ऊपर, और आसानी से जो कार्य करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है हमें ये बताना है। विभागीय डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, या फिर गवर्नमेंट कंपनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही जवाब है इसका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। सारी हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है। 35 में क्या कह रहे हैं, निजी कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है वो किससे रिलेटेड है? आपकी मिक्स से, पब्लिक से, प्राइवेट से, या फिर गवर्नमेंट से? तो याद करो हमने
ये पढ़ा था अर्थव्यवस्था के बारे में, जो हमारी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मार्केट हो गया, मार्केट बेस्ड, एक गवर्नमेंट और एक मिक्स हो गया। तो निजी कंपनी इनमें से किसके अंदर आएगी हमें ये बताना है। मिश्रित यानी कि मिक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, और ये तो अलग गवर्नमेंट का है, इसको हम कहेंगे पब्लिक। ये पब्लिक आ जाएगा और ये गवर्नमेंट हो गई। तो निजी कंपनी की बात करें तो ना पब्लिक होगा ना गवर्नमेंट होगी, मिश्रित के अंदर तो दोनों आ जाएगा। तो फिर बचा क्या, निजी है तो निजी ही पूछेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पब्लिक, ओ सॉरी प्राइवेट। 36वां, पंजाब नेशनल बैंक की क्षेत्र का उदाहरण है। पंजाब नेशनल बैंक सर्विसेज सेक्टर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट भी कमाने का कार्य करता है और सर्विसेज भी देता है, दोनों करता है ना। तो फिर क्या लगता है इसमें से किस में आएगा, मिक्स में आएगा, पब्लिक में आएगा, प्राइवेट में आएगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है वो मेरा गवर्नमेंट लग रहा है, क्योंकि ये सॉरी पब्लिक लग रहा है। पब्लिक इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सर्विसेज ज्यादा देता है, मतलब लाभ कमाता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा कल्याण के नजरिए से कार्य करता है। करेक्ट, मतलब इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। इसमें जो राइट है पंजाब नेशनल बैंक का गवर्नमेंट के अंडर में होता है, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। फिर आता है आपका 37वां, ओवरड्राफ्ट सुविधा किस में उपलब्ध है। चालू जमा खाता में यानी कि करंट डिपॉजिट अकाउंट में, या फिर आवर्ती जमा रिकरिंग डिपॉजिट में, या फिर सेविंग डिपॉजिट में, या फिर लास्ट हमारा फिक्स डिपॉजिट में। तो जब भी ओवरड्राफ्ट की बात करें ना, तो जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है उनको भी आंसर आ गया होगा, इवन बिजनेस के अंदर भी बताया गया भाई, बहुत सिंपल है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है उधार लेना। आपके पास पैसा नहीं है बट फिर भी आप बैंक से उधार ले लो ओवरड्राफ्ट के रूप में। तो जो ये फैसिलिटी होती है वो किस में दी जाती है, वो करंट अकाउंट में दी जाती है, ठीक है। 37 का आपका ए हो जाएगा, यानी कि करंट डिपॉजिट अकाउंट, इसी के अंदर आपका ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। WWW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड विद, या फिर वर्ल्ड वाइड वर्क, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पे ध्यान देखना, इसमें ये वाइल्ड है और ये वाइड है, तो दोनों में अंतर है। सेम मत समझ लेना कई शब्दों में धोखा खा जाओ। तो WWW ट्रिपल W का मतलब आपने बहुत सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, आसानी से जवाब दे दोगे, बहुत सिंपल है। ये WWW हमारा नेट से संबंधित होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 39, बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए तभी उत्तरदायी होता है जब आग, क्षति या हानि का डैश होता है, यानी कि बीमा होता है, सिंपल सी बात है ना। अब जो बीमा करता है वो उसकी भरपाई तभी करेगा ना जब किसी व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर चीज का बीमा करवा रखा होगा, है ना। अगर नहीं करवा रखा होगा तो कैसे करेगा यार, है सही बात है कि नहीं। तो वो तभी करता है जब लगता है कि निकटतम कारण है, मतलब आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकटतम कारण, ठीक है, प्रोक्सीमेट कॉज इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं 40वें क्वेश्चन पर। अरुण एक बैंक खाता खोलना चाहता है, अकाउंट खोलना चाहता है, ठीक है। उसमें एक निश्चित अवधि के लिए राशि जमा करना चाहता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि हाँ मुझे इस इतने पीरियड के लिए, फिक्स पीरियड के लिए इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है। अब उसके लिए उपयुक्त बैंक खाते की पहचान करें। अब वो क्या होगा, आपका स्थायी खाता फिक्स अकाउंट कहलाएगा, करंट अकाउंट कहलाएगा, सेविंग अकाउंट कहलाएगा, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट कहलाएगा। जब बात कर दी इसने निश्चित अवधि के लिए यानी कि फिक्स पीरियड के लिए, तो वहां पर उसका वो फिक्स हो चुका है। जब फिक्स हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है वो अकाउंट कौन सा होगा, वो अकाउंट भी आपका फिक्स अकाउंट होगा ना भाई, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। वहां पे अपने 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए अपने फिक्स कर दिया अमाउंट उतना, तो वो आपका फिक्स अकाउंट कहलाता है। 41 क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति ने 7 लाख रुपए का बीमा कराया, ठीक है, आग लग गई और नुकसान की वास्तविक राशि 8,50,000 रुपए थी। बीमा कितना का हुआ था, 7 लाख का, लेकिन नुकसान कितने का हुआ, 8.5 लाख का। तो वह कितनी राशि का दावा कर सकता है। तो क्या लगता है कितनी राशि का दावा कर सकता है। बेसिकली जहां तक मैंने पढ़ा है ना बच्चों, इसमें ऐसा रहता है कि मान लो किसी चीज का बीमा कराया हमने, जैसे 7 लाख का बीमा हुआ था, ठीक है, तो 7 लाख में से जो कंपनी होती है बीमा वाली वो 70% देती है लगभग, और 30% जो होता है वो खुद ही वहन करना पड़ जाता है। तो 70-30 का रेशियो रहता है। कुछ कुछ कंपनियां इससे कम भी देती हैं, 65-60 भी देती हैं, तो कुछ इस प्रकार का रेशियो रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम देखते हैं इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि नुकसान तो उससे भी ऊपर हो चुका है, 8.5 लाख का हो चुका है। तो इस हिसाब से 41 का जो करेक्ट आंसर आपका पूरा का पूरा 7 लाख होगा, यानी कि पूरा 100% यहाँ पर उसको भुगतान मिलेगा, क्योंकि उम्मीद से भी ज्यादा हो चुका है इसका, ठीक है। तो पूरा का पूरा जितना उसने कराया था ना वो पूरा का पूरा उसको मिल जाएगा। अगर 7 लाख का होता ना तो शायद 70-30 का रेशियो होता है, या फिर 80-20 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी पर।
42वां, सेवाएं वे सेवाएं हैं डैश सेवाएं वे सेवाएं हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक उद्यमियों द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए किया जाता है। यानी जितने भी हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं तो उनकी जितनी भी एक्टिविटी उसको कंडक्ट करने के लिए इन सर्विसेज का यूज किया जाता है। तो वो कौन सी है? बिजनेस है, सोशल है, पर्सनल है, या फिर आपकी फ्री है। फ्री होगी क्या? बिजनेस के अंदर फ्री नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती। तो वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड ही होंगी भाई, बिजनेस सेवाएं के अंदर बिजनेस की बातें ही की जाएंगी। ऑप्शन हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। 43 क्या कह रहे हैं? दो कथन दिए गए हैं और उसमें से हमें सही का चुनाव करना है। पहला कह रहा है B2B कॉमर्स वह व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें दो फर्म या दो व्यावसायिक इकाइयां इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करती हैं। बात तो सही कह रहा है क्योंकि B2 की बात कर रहा है। सेकंड कह रहा है मारुति उद्योग अन्य फर्मों से टायर, दरवाजे आदि खरीदना B2B कॉमर्स का एक उदाहरण है। मेरे को तो ये दोनों के दोनों सही लग रहे हैं क्योंकि B2B का मतलब होगा बिजनेस टू बिजनेस से लेन देन करना। और जो मारुति कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि जितने भी इक्विपमेंट्स उसमें कार बनाने में यूज किए जाते हैं वो सारा खुद ही बनाती है, नहीं भाई। टायर कहीं और से आता है, दरवाजा कहीं और से आता है, इंजन कहीं और बनता है। तो जो टायर बनाने वाली कंपनी है वो भी तो एक बिजनेस हुआ ना। तो बिजनेस क्या कर रही है? बिजनेस बिजनेस से डील कर रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसी हिसाब से मैं डायरेक्टली बताऊं तो आपका जो सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि हमारा दोनों कथन सही है। ठीक है, 44 पे चलते हैं फटाक से। किस प्रकार के ई व्यवसाय लेन देन में यानी कि ई बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो बायर होता है वो सेलर और कस्टमर दोनों होता है। यानी किस प्रकार के व्यवसाय लेन देन में खरीदार विक्रेता दोनों ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं। खरीदार भी कस्टमर होता है, विक्रेता भी कस्टमर होता है। तो वो कौन सा बताओ किस में होता है? B2B कॉमर्स में होता है, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स में होता है, या कस्टमर टू कस्टमर में होता है, फिर इंट्रा बी कॉमर्स में होता है? इसका जवाब भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ कस्टमर की बात की जा रही है, दोनों कस्टमर है तो C2C कॉमर्स होगा ना यार। जब बायर और सेलर दोनों कस्टमर ही हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो C2C कॉमर्स के अंदर क्रियाएं कर रहे हैं। 45वां, यह एक व्यावसायिक गतिविधि है, ठीक है, जिसमें दो फर्म या दो व्यावसायिक इकाइयां इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करती हैं। दो फर्म की बात कर दी है यानी कि दो फर्म यानी कि B2B हो गया। सिंपल सा आंसर है। 45 का क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा यानी कि B2B कॉमर्स हो जाएगा। 46 क्या कह रहे हैं? सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। यानी जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन कारणों की वजह से अराइज होती है। वो कौन सा है? फर्म की इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी यानी समाज का हित, बोथ फर्म एंड सोसाइटी इंटरेस्ट यानी फर्म और समाज दोनों का हित, या में से कोई भी नहीं। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्म एंड सोसाइटी इंटरेस्ट। इन्हीं की वजह से सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता उत्पन्न होती है। 47 क्या कह रहा है? व्यवसाय की कौन सी जिम्मेदारी व्यवसाय की जिम्मेदारी सरकार के प्रति नहीं है? मतलब इनमें से कौन से वो व्यवसाय है जिसकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति नहीं है? अब आपके ऑप्शन है, पहला फॉलोइंग द पोल्यूशन लॉज एज सेट बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण कानून का पालन करना, या फिर बी सरकारी मानदंडों के अनुसार औद्योगिक उपक्रम की स्थापना, या फिर सी बिक्री के बाद सेवा प्रदान करना, या फिर डी फीस टैक्स सरचार्ज आदि का भुगतान ईमानदारी से करना। तो इसका सही जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिक्री के बाद सेवा प्रदान करना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 48 पे चलते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कह रहा है सामाजिक उत्तरदायित्व और कानूनी उत्तरदायित्व बिल्कुल समान है। मतलब जैसे समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व बनते हैं वही उत्तरदायित्व कानून के प्रति भी होने चाहिए। सेकंड कह रहा है व्यवसाय करने के लिए बेहतर वातावरण सामाजिक उत्तरदायित्व का एक आधार नहीं है। गलत। सामाजिक उत्तरदायित्व के अंदर हमारा समाज को बेहतर वातावरण प्रोवाइड करना भी हमारा एक लक्ष्य होता है, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम समाज के लिए गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो 48 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी सही नहीं। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। हमें इसको पढ़ करके जवाब देना है। तो खैर बच्चों, इसको आप पढ़ लेने का, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। और जो चीज़ें हमें पढ़ के बतानी होती है ना वो हमारे लिए और सरल हो जाती है। मैं बस इसका आंसर फटाफट आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है? शान अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार का व्यवसाय कर रहा है। तो जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, और क्योंकि मैंने पढ़ लिया है इसलिए मुझे पता है इसका आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी साझेदारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50वां क्या कह रहा है?
उपरोक्त मामले में रेखांकित किए गए शान के व्यवसायिक संगठन की सीमा की पहचान करें। तो जो इसका व्यवसायिक संगठन है ना, वो आपका सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। ठीक है ना, 50वीं का सी। 51 क्या कह रहा है, राजेश का व्यवसायिक संगठन का रूप कैसा है, कौन सा, ये जानने की कोशिश कर रहा है। तो इसका ये एकल स्वामित्व है, सोशल, आपका ये हो जाएगा सोशल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 52 पर। 52 में क्या कह रहा है, राजेश के व्यवसायिक संगठन के लाभ की पहचान करें। अब जो राजेश है उसका व्यवसायिक संगठन किस प्रकार का है, हमें ये जानना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शीघ्र निर्णय, बहुत जल्दी निर्णय लेता है बंदा, इतना फास्ट क्यों रहता है भाई, क्विक डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन नंबर डी। 53 पे चलते हैं फटाक से। शान और उसके दोस्तों के बीच नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करने वाला लिखित समझौता क्या कहलाता है, वो MOA कहलाता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट आपका MOA कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर माफी चाहूंगा इसमें, ये ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। 53 का बी आपका सही आंसर। साझेदारी संलेख जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, उसी के अंदर दो व्यक्तियों की एग्रीमेंट लिए जाते हैं कि कौन की किसकी जिम्मेदारी कितनी है, क्या काम रहेगा, सारी चीजें हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। 54, शान और उसके मित्र किस प्रकार के व्यवसायिक जोखिम का सामना करते हैं, शुद्ध जोखिम, सट्टा जोखिम, असीमित जोखिम या फिर सामान्य जोखिम। ये सारे के सारे जो सवाल के जवाब है ना आपके उसी थ्योरेटिकल पार्ट में जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो मैं फटाफट केवल आपको आंसर बता रहा हूँ। 54 का ए हो जाएगा आपका शुद्ध जोखिम यानी कि प्योर रिस्क। 55 का जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा, ये सामाजिक हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। 56 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका सी यानी कि वैधानिक निगम। ठीक है, ये क्या क्या भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में संसद में पारित विशेष अधिनियम के माध्यम से सूखे, बाढ़, अकाल आदि जैसी आपात स्थितियों के लिए गेहूं, चावल, खाद्य पदार्थ का बफर स्टॉक बनाने के उद्देश्य से किया गया था। तो एक कानून है ना, ये जब कानून बनाया गया है तो वो आपका स्टैच्यूटरी ही कहलाएगा, वैधानिक कहलाएगा, ये ध्यान रखना। 57 क्या कह रहा है, अग्नि बीमा अनुबंध के मुख्य तत्वों में शामिल नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल है, बड़ी बात नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी वैसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए तभी उत्तरदायी होता है जब आग या क्षति की हानि निकटतम कारण ना हो। मतलब आज मैंने कराया और कल ही आग लग गई तो बीमाकर्ता नहीं करेगा उसकी पूर्ति। लेकिन हाँ, आज मैंने बीमा कराया, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल के बाद लगती है आग, नुकसान होता है, तब बीमाकर्ता उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। 58, अजय ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फोन बनाती है। अजय प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल कंपनी है, वो फोन बनाती है, लेकिन उसे पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। अपने मैनेजर के सुझाव पर अजय प्राइवेट लिमिटेड ने पार्ट्स की डिमांड को गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस वेबसाइट पर क्रय के लिए पोस्ट कर दिया और 2 दिनों के भीतर वो विक्रेता कंपनी उसको मिल गई। अब ये किस प्रकार का था, सिंपल सी बात है, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से कॉन्टैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेन देन, बिजनेस टू बिजनेस लेन देन हुआ ना। तो जब बिजनेस टू बिजनेस लेन देन हुआ तो ऑब्वियस बात है B2B कॉमर्स कहलाएगा वो आपका। 59 क्या कह रहा है, एक पति ने अपनी पत्नी के लिए 20 साल के लिए जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी। ठीक है, 10 साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। परिपक्वता राशि प्राप्त करने का अधिकार किसका होगा, यदि पति और पत्नी दोनों परिपक्वता राशि का दावा करते हैं। सिंपल सी बात है, पॉलिसी किसके नाम पर हुई थी, पत्नी के नाम पर हुई थी ना। तो जब पत्नी के नाम पर हुई थी तो क्या लगता है कि उसी का होगा, नहीं, भले ही उस व्यक्ति पति ने अपनी पत्नी के नाम पर बीमा करवाया, लेकिन उसने यहाँ पे नॉमिनी वगैरह भी रखा होगा, सारे अधिकार अपने उसने खुद अपने पास रखे होंगे, तो मांगने का अधिकार उस पर भी पति का ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं। मिट्टी के बर्तन का निर्माण करने वाले एक संगठन कई वर्षों से एक प्रमुख बाजार स्थिति का आनंद ले रहा है। मिट्टी का निर्माण करने वाली कंपनी है। ठीक है, यह अनुपचारित जहरीले कचरे को नदी के किनारे से निकाल रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जिससे आसपास के गांव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं कम हो गई है, बहुत बढ़िया। ये किन हित समूह के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, उपभोक्ता के प्रति कर रहा है, कर्मचारी के प्रति, समुदाय के प्रति या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है आपका समुदाय, सोसाइटी के लिए वो काम कर रहा है और नदियों से गंदा चीज निकाल करके नदी को साफ कर रहा है ताकि जो समुदाय है उसको पी सकें और उसका जो बीमारियां हो रही थी उसको कम किया जा सके। सो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली हमने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आए। ठीक है,
सो अब करना क्या है, अब आपको पता चल ही चुका है कि हमारा कैसा था एग्जाम। सो बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, दवा के अच्छे से करके आना और हर एक क्वेश्चन को ना आराम से पढ़ना। जल्दबाजी नुकसान होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।